इंतहाई फर्ज समझता हूँ कि आपको इस अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन फिर भी सच्ची कहानी की मंसजा यानी सेटिंग के बारे में बता। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में खतरा होता है। कौन जानता कब कोई पुलिस का आदमी या कानून का जानकर दर्शक दीर्घा में बैठो, भले ही अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना हो, पर फिर भी बहरहाल मैं अपने आप को एक खतरा उठाने का मौका आसानी से दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मेरी इस कहानी पर भरोसा करेंगे नहीं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में। तो बाकी अनऑफिशियल सब लोग, जिसमें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या जज या कमिश्नर या पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जो इस वक्त यहाँ हैं या नहीं भी है, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच्ची कहानियां नहीं सुनाता हूं। तो इस वक्त मैं आपकी जरा सी तवज्जो चाहूंगा। कृपया अपने आप को बंबई के बांद्रा नाम के इलाके में मौजूद ताज लैंड्स इन के प्रेसिडेंशियल स्वीट के ड्राइंग रूम में महसूस करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही खूबसूरत इलाके का बहुत ही खूबसूरत 5 सितारा होटल। एक तरफ समंदर की थरथराती लहरें तो दूसरी तरफ आसमान को छूती हुई लंबी ऊंची अटारी। यहाँ का किराया एक आम आदमी की सोच के बाद। खूबसूरत बेशकीमती मॉडर्न फर्निशिंग, जैसे जैसे यहाँ एक रात बिताना भी एक ख्वाब हो सकता है। मैं कुछ समझा पा रहा? अब मेरे बाएं तरफ पे यहाँ आप देखेंगे 25 महंगी टेबल जिन्हें भीतर टीवी से एक कोने में जगह दिया गया। तो ये है एक महान लेखक की महान सृष्टि। ठीक, जरा नजदीक देख के निराशा हुई, लेकिन मेरा यकीन कीजिए दोस्तों, शुरुआती दौर के छोटे मोटे लेखकों की स्टडी भी बिल्कुल ऐसे ही दिखा करती है। अनाप शनाप कागजों के जत्थे, एक टाइपराइटर, हजारों पांडुलिपियां जिन पर रंग बिरंगे पेन से करेक्शन किए हुए हैं, एक पेंसिल, एक बॉल पॉइंट पेन, एक इरेजर, एक कैंची और एक अंजल। वो ये अभी तक यही है, ये यहाँ पर गलती से रह गया। अब आप लोग पूछेंगे टाइपराइटर, तो इस मामले में मैं जरा प्रिमिटिव यानी पुराना लेखक, अभी तक टाइपराइटर पे लिखना पसंद करता हूं। इसे आप मेरा बहन कह सकते हैं। तो सारे झाड़ झंझाड़ के पीछे एक छोटा सा बार जिसमें ब्रांडी, विस्की, स्कॉच, वोडका, रेड वाइन और 50 शराब की बोतलें सजी। ये हमें उस लेखक के जीनियस के बारे में कुछ नहीं बताती जिसकी बात हम यहाँ करने जा रहे हैं, ना ही उसकी खासियत या खूबियों के बारे में, लेकिन फिर साथ में उसकी खामियों के बारे में भी कुछ। लेकिन मेरा यकीन कीजिए दोस्तों, इस कमरे के दाईं ओर आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ हर चीज तरतीब से सजी हुई, हर ओह, ये फिर नहीं हारेंगे। उम्र के साथ साथ गलतियां भी बढ़ती जा रही, तो मैं इसे उठाता हूँ और सावधानी से डस्टबिन में डाल देता हूँ, और साथ में इस .22 की रिवॉल्वर को भी ड्रॉर में डाल देता हूँ। अब यहाँ ये खूबसूरत बड़े बड़े आरामदायक सोफे लगे हुए, किताबें हर तरफ सजी हुई, दीवारों पर फोटोग्राफ्स और बेशकीमती पेंटिंग्स, जिनको बनाने वालों को पहचानने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन सबसे खूबसूरत है इन सारी चीजों का बैकग्राउंड, यानी कि ये पीछे बड़ी सी पैलिंग और इसके बाहर दिखता ये बेहद खूबसूरत मंजर, उतना ही बेहतरीन जितना इस कमरे का किराया। वो नीचे ढलते हुए सूरज की रोशनी में नहाया हुआ वो स्विमिंग पूल, वो दूर तक फैला समंदर जिसमें कुछ देर पहले तक रंग बिरंगी नौकाएं तैर रही थी, जो शाम की ढलती रोशनी के साथ शांत पड़ चुका है। वो फलती हुई लहरों के टकराने की आवाजें, अरे वाह, टेनिस कोर्ट पे अभी भी शायद थोड़ी जिंदगी थिरक रही है। पिंग पोंग प्लेयर्स के रैकेट्स की हल्की हल्की टिक-टॉक टेनिस कोर्ट से कह रही है मैं अभी तक जिंदा हूं। सुन पा रहे हैं ना? चलिए तो वापस लौटते हैं इसी कमरे में और गौर करते हैं इस प्ले के 2 लीडिंग कैरेक्टर्स पर। शुरुआत करते हैं मुझसे। मैं इस प्ले का सबसे मुख्य और महंगा पात्र। भड़बोलेपन के लिए माफी चाहूंगा, पर हकीकत यही। साथ में मैं एकदम से आपके सामने प्रकट होकर आपको चौंका नहीं रहा। मैं मंच पर धीरे से एंटर करूं इस रूम के राइट से। मैं अपने बेडरूम से आ रहा हूं, जहां मैं एक लड़की के साथ चलिए छोड़ो, अब ये बात सबको मालूम है, बेडरूम में आदमी लड़के के साथ हो नहीं सकता, जैसे आजकल किसी के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो मैं भी वही सब करके आ रहा हूँ जो बेडरूम में हर व्यक्ति करता है। वो सब आपको कल के न्यूज़पेपर में मिल जाए या आज शाम की एक न्यूज़ है टैबलेट। अब मेरे बारे में आखिर ऐसा क्या है जो आप लोग टेलीविजन पर नहीं देख पाते? मेरी जिंदगी भरी पड़ी है स्कैंडल से, एक के बाद एक अनोखे, खारे, मीठे, नमकीन और चटपटे स्कैंडल्स,
जिन्हें आप अपने घर के कोने में चटकारे ले लेकर पढ़ना पसंद करते हैं, इसे छुपाने की जरूरत है। तो मुझे बस अपना नाम बताने की जरूरत है और आप लोग सब खुद समझ जाएंगे। ब्रह्मात्मा। एक बार दोबारा सुनो। धीरज अधिकारी ब्रह्मात्मा। धीरज मेरा नाम, ब्रह्मात्मा में तकल्लुस और अधिकारी कुछ नहीं। तो लोगों को अच्छा लगता है तो मैं वैसे लिख देता। मैं क्राइम नॉवेलिस्ट यानी कि अपराध उपन्यासकार, पुलित्जर अवार्ड विनर, पद्म विभूषण से सुसज्जित वगैरह वगैरह वगैरह। लंबा चौड़ा तपा हुआ चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी, ऊपर से ये चमकता हुआ बिन बालों का गंजा सर। जहां तक मेरे व्यक्तिगत चरित्र का सवाल है तो मैं हूं जिद्दी और खतरनाक हरकत से हर वो चीज हासिल कर लेता हूं जो चाहता हूं। लेकिन इतना काफी मेरे बारे में। तो अब यहां पर गौर करते हैं इस प्ले के दो लीडिंग कैरेक्टर्स पर। लेकिन 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 उससे पहले आज का समय, इस वक्त हिंदुस्तान में सन 2025 चल रहा है। आप कहेंगे ये तो हिंदुस्तान में क्या पूरे जहान में चल रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान में बहुत जोर से चल रहा है। यहां ये वक्त से पहले आ गया, क्योंकि कहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हाँ, तो इतना काफी। तो मेरे हाथ में एक खाली ग्लास, मैं अपने बाल की तरफ बढ़ता हूं और अचानक रुक जाता हूं जब मैं देखता हूं कि एक आदमी बिना मेरी इजाजत के मेरी स्टडी में घुसा है। उसका बयान भी जल्दी कर दिया जाए। मामूली सा क्लर्क जैसा दिखने वाला, बहुत ज्यादा मिडिल क्लास, हाथ में छोटा सा ब्रीफकेस है, कुछ ट्रैवलिंग इंश्योरेंस प्लान जैसा लगता है। उसका ज्यादा वर्णन करना मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि एक बार प्ले खत्म हो जाने के बाद उसे बहुत आराम और सहूलियत के साथ सीन के नक्शे से हटा दिया जाए और आप में से किसी का उसमें इंटरेस्ट नहीं बचे। लेकिन इतना काफी है अभी के लिए। और वो बोलना शुरू करता और मैं जवाब देता। तो ये कहानी यहां से शुरू। मैं बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूं दुनिया जहां के प्रसिद्ध राइटर धीरज ब्रह्मात्मा के सामने खड़ा होकर। कौन हो तुम और अंदर कैसे चले? आपके सेक्रेटरी ने मुझे अंदर आने दिया। ये घंटों नहीं, दिनों से मेरी प्रतीक्षा का परिणाम है। कौन हो तुम? मैं सूफी, गड़गड़ सूफी। गड़गड़ सूफी, बड़ा अजीब नाम। एक मिनट, ये नाम कुछ पहचाना सा लग रहा है। तुम वही हो जिसने लगातार मुझे अपने खतों से परेशान कर रखा? जी बिल्कुल सही। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने और कोई दूसरा काम नहीं किया। मैं लगातार आपके दरवाजे के डोरबेल से संपर्क में हूँ। हालांकि उससे मुझे कुछ ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा, पर बाद में मैं आपके सेक्रेटरी से मिलने में कामयाब रहा। बड़े ही सलीके का बंदा है। आज ही है। आज कर क्या है? ये मेरा उससे लगातार विनती का ही परिणाम है। ये मुलाकात हम दोनों की जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव ला सकती है। आदरणीय ब्रह्मात्मा है मेरा नाम। ब्रह्मात्मा साहब, क्योंकि तुम बाहर के नजदीक हो, मुझे वो विस्की का बॉटल दे सकते हो? तो तुम्हारी लेफ्ट है। जी थैंक यू। तुम लोगे? नहीं। विस्की सिंगल मॉल्ट है या कुछ और? नहीं, बस शुक्रिया। या बिल्कुल ही नहीं? मैं सावधानी बरत रहा हूँ। आखिरकार मैं अपने समय के महान जीनियस के सामने खड़ा हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे विशालकाय शंकर के सामने मासूम सा नंदी खड़ा हो। हिंदू हो? हाँ, फिर मुसलमान हुआ, बाद में फिर हिंदू हो गया और आजकल बौद्ध हूँ। बड़े अजीब आदमी हो। बड़े तो आप, वैसे अजीब आदमी भी होते हैं। मैं बता दूं, मैंने वेदों से लेके इस्लाम तक सब पढ़ा है। मुझे एक ड्रिंक और दोगे? बड़ी जल्दी खत्म कर लिया आपने। मैंने एडवाइस मांगी, आपको ले लेनी चाहिए कुछ। वो तो मैं लूंगा ही। आगे बोलो। मैं टावर का रहने वाला हूँ ब्रह्मात्मा साहब। मैं जरा इस कमरे का नजदीक से जायजा ले सकता हूँ, जहां पर एक पेंटर अपनी पेंटिंग के जलवे बिखेरता है। राइटर आपके संदर्भ में एक ही बात है, हर तरफ किताबें और पांडुलिपियां। इस दीवार पर लगे फोटोग्राफ पर अगर नजर डालें तो विक्रम सेठ, उनके खुद के सिग्नेचर, मेरे दोस्त ब्रह्मात्मा के लिए। सलमान रश्दी ब्रह्मात्मा तो मेरी दूसरी दुनिया का साथी। आज भी लोग प्यार और कत्ल में वफादार रहते हैं। जरा ये नजारा देखिए,
समुद्र के उस पार जगमगाते फ्लाईओवर्स और उनके ऊपर लगातार शाम के बादल रूप बदलते हुए, वहां सूरज धीमे धीमे अस्त हो रहा है। लाल सुर्ख तपा हुआ, गजब है ये नजारा, गजब है। तुम भी राइटर हो? नहीं, मैं रीडर हूँ, मैं पढ़ता हूँ। आपका सारा काम मुझवानी याद है मुझे। टीचर? नहीं, एक मामूली सा अकाउंटेंट इटावा में संपत और सादे कंपनी के लिए काम करता था। बैठो। जी। इन चेहरों से मैं जरा घबराता हूँ। कमरा काफी खूबसूरत है आपका। किराया भी उतना ही खूबसूरत है। मैं समझ सकता हूँ, काफी महंगा होगा। मेरे लिए तो सपना ही है, क्योंकि मैं तो मुंबई की धारावी नाम के चोर की खोली से आ रहा हूँ। चेन्नई में इससे भी सस्ता था। तुम चेन्नई में थे? मैं था, क्यों? मैं भी वहां रहता। आप ग्रैंड होटल पार्क में थे और मैं वैली फ्रंट के घटिया से गेस्ट हाउस में। हमारे रास्ते कई बार टकराए, दिल्ली के मॉरियस हेरिटेज से लेकर बनारस के नंदा पैलेस तक। तुम बनारस में भी? मैं था ठीक उसी वक्त जब मैं बाहर की तंग गलियों के एक छोटे से गेस्ट हाउस कार्तिक में। मेरे पास वक्त बहुत कम है। क्या नाम है तुम्हारा? गर्दन सूफी। हाँ, जो भी है। मुझे जिंदगी में हजारों करोड़ों लोगों से मिलना होता है। मैं तुम्हें सिर्फ 20 मिनट दे सकता हूँ, तो जो कहना है जल्दी कहो और कम शब्दों में। जी परमात्मा साहब, मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े ही निश्चित उद्देश्य से आया हूं। मैं बहुत गरीब हूं और समय पैसे चाहिए, और वो मेरे पास नहीं। और ध्यान से सुनो सुन, इस दुनिया में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो नंबर किस्म के राइटर्स होते हैं, जिन्हें जिंदगी में बहुत कुछ साबित करना होता है, और वो तुम जैसे लोगों की बातों में आसानी से आ जाता है। लेकिन मेरा नाम धीरज धर्मात्मा है, और मैं चाहूंगा कि मुझे सुख चैन से रहने दिया जाए। बाकी पुलिंजर से मिलने वाले पैसों के बारे में हिंदुस्तान में हमेशा से गलतफहमी रही। वो उतने नहीं होते जितना लोगों को लगता है। अब मैं चाहूंगा मुझे काम करने दिया जाए, बिना पैसे। आदरणीय परमात्मा है मेरा नाम। बात तो सुनिए आप। कहाँ जाओ? आपने मुझे गलत समझा। मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि मुझे पैसे चाहिए। रिटायरमेंट के बाद मैंने जिस प्रोफेशन का दामन पकड़ा वो थी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। मैं लोगों से पैसे लेकर उनके लिए खुफिया जानकारी हासिल करता हूँ। खुफिया? जी जैसे? वही तो बता रहा हूँ, आप सुनिए तो। अजीबोगरीब तरीके से इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो। देखो जी, आजकल किसके लिए काम कर रहे हो? पुलिस? नहीं आदरणीय। परमात्मा है मेरा नाम। महात्मा साहब, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। जब मैं अकाउंटेंट था तो मैंने तब भी कई क्लासें की। मैं कई कंपनियों के लिए ऑडिटर भी रह चुका हूँ। एक बार तो मैंने लॉ मिनिस्टर तक को जेल भिजवाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों पंगों को दिए जाने वाले पैसों में जबरदस्त घोटाला किया था। फिर जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने अपनी जेब टटोली और पाया कि हासिलात के नाम पर मेरे पास सिर्फ चंद पैसे ही। बच्चा मेरा कोई था नहीं, बीवी को कैंसर हो गया था और उसके मर जाने के बाद मैं पागल सा हो रहा था कि तभी आपकी किताबें मेरे हाथ पड़ी, जिन्हें मैं पढ़ता गया और तुरंत मैंने पब्लिक लाइफ छोड़ देने का फैसला किया और अपने आप को फुल टाइम इसी हॉबी के हवाले कर दिया। आपकी किताबें, आपकी अद्भुत किताबें, आपकी नायाब किताबें, आपकी कमाल किताबें, उन्होंने मेरी कल्पना शक्ति को झंझोर के रख दिया। मैं उन्हें पढ़ता गया लगातार और गदगद होता गया आपके जुल्म को खूबसूरत बनाने के अनोखे अंदाज से। मैं डिटेक्टिव बना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नास्तिक बंदर शैतान के अजीबोगरीब काम करने के तरीके से प्रेरित होकर साधु बन जाता है। और आज मैं खड़ा हूं अपने आदर्श के साथ। मेरा परम विभूषण समुद्र के उस पार सूरज धीमे धीमे अस्त हो रहा है। शाम की चिड़िया चहचहाने लगी है और आप बैठे अभी विस्की पी रहे हैं। तुम्हें शायर बनने के सारे गुण हैं, माय डियर गड़गड़ सूफी। माय डियर गड़गड़ सूफी। ये सब कुछ आपकी किताबों का ही असर है। सुनकर तकलीफ हुई क्योंकि तुम अभी भी फटे पुराने कपड़े पहने हुए। तुम्हारा नया पेशा तुम्हारे लिए खुशनुमा जिंदगी नहीं लेके आया लगता। जिंदगी फूलों का बिछोना तो वैसे भी नहीं हो सकती ना परमात्मा साहब। वो भी मुंबई पुलिस का कमिश्नर मेरा दोस्त है, तुम कहो तो बात करो तुम्हारे लिए। क्रिमिनोलॉजी के किस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर? सिविल डिवोर्स, फौजदारी या वो ड्रग ट्रैफिकिंग? जी लिटरेचर यानी साहित्य। अरे मैं समझ गया, दफा हो जाओ।
आदरणीय, तुम क्रिटिक बन जाना चाहते हो? मेरी बात तो सुनिए। बाहर जाओ। मैं आपकी किताबों को क्रिमिनोलॉजिकल एक्सपेक्ट के साथ देखता हूँ, उनका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देखा। तुम अजीब से अजीबो गरीब होते जा रहे हो। पहले कहा था आप ही के पास था। बैठो। थैंक यू। मुझे साइको एनालिस्ट, मार्क्सिस्ट, बुद्धिस्ट, हिंदू और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज किया था, लेकिन तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही अलग था। वही तो बता रहा हूँ आदरणीय। परमात्मा साहब, मैं आपकी किताबें पढ़ता हूँ क्योंकि वो एक ऐसी खास थ्योरी पर आधारित होती है, या ये कहिए कि मेरे एक ऐसी खास थ्योरी पर। आपकी नॉवल की फिक्शन की दुनिया में जो भी घटता है उसे हकीकत की दुनिया में भी घटित होना चाहिए। मुझे बिल्कुल असंभव लगता है कि कभी कोई ऐसा फिक्शन भी इजाद हो जो कभी घटित ही ना हुआ। ठीक है, आगे। आगे ये चमत्कार कभी घटते नहीं, वो मानव मस्तिष्क की सीमा के अंदर होते हैं। बात यह है कि मैंने आपकी नॉवेल्स में हुए मर्डर को प्रतीक बनाकर उनकी हकीकत में झांकना शुरू किया। तुम्हारा मतलब मेरी नॉवेल्स और हकीकत में कोई संबंध है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 90 पूरे ढंग से तर्क किया और पाया कि आप अपने समय के बेशकीमती एक तरह के कर्तव्य लेखक हैं, जिसके डिवोर्स, लव अफेयर, शराब और शिकारों किस्से आए थे न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन का केवल अहम हिस्सा है, बल्कि आपको तो वर्ल्ड लिटरेचर का सबसे खूबसूरत रोमांटिक सीन्स लिखने के लिए भी जाना जाता है। मैंने मर्डर्स को कभी ग्लोरीफाई नहीं किया। मैंने इंसान को उसके पूरेपन में दिखाने की कोशिश की, और अपने पूरेपन में जाहिर है वो प्यार के साथ मर्डर करने की भी काबिलियत रखता है। डिटेक्टिव के तौर पर मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि आपने क्या कोशिश करी, आपने क्या कर डाला, ये मेरी थीसिस का विषय है। आपके सीन में आने से पहले हिंदुस्तान में मर्डर एक खौफनाक चीज समझी जाती थी, लेकिन आपकी कलम ने इस जिंदगी के शायशे को, या यूं कहे कि मौत के शायशे को खूबसूरत और रंग बिरंगा बना दिया, और आज आपको हिंदुस्तान में मौत का रंगीन सौदागर के नाम से जाना जाता है। वो केवल मेरी पॉपुलैरिटी की निशानी है और कुछ नहीं। और आपकी काबिलियत की, जिसमें आप एक ऐसे मास्टर मर्डरर यानी बेशकीमती खूनी पेश करते हैं जिनकी शक्ल पहचानते हुए भी उन्हें पकड़ पाना नामुमकिन है। तुम्हारा इशारा मेरे उस अनोखे सन के लेखन की ओर है, जहां क्रिमिनल बिना अपनी शक्ल दिखाए गायब हो जाते हैं। शक्ल तो दिखती है, लेकिन फिर भी नहीं दिखती। दूसरे शब्दों में तुम मेरी नॉवेल जैसे पढ़ते हो जैसे वो पुलिस रिपोर्ट, जैसे वो होमोसाइड रिपोर्ट्स हो। आपके हीरोज किसी मोटिव के साथ मर्डर नहीं करते, ना ही उन्माद। वो मर्डर करते हैं अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, अपने तजुर्बे को लगातार बढ़ाने के लिए। ट्रेडिशनल क्रिमिनोलॉजी थ्योरी के हिसाब से देखें तो कोई मर्डर बिना मोटिव के नहीं होता, और ऐसे में जो मर्डर्स आप दिखाते हैं उनमें कोई मोटिव नहीं होता। पुलिस और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को भी ये मर्डर्स बहुत ही गहरे और सटल लगते हैं। उनके लिए इसका कारण निकाल पाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि कानून के हिसाब से कोई मर्डर बिना मोटिव के नहीं होता। और ऐसे में जो मर्डर्स आप दिखाते हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि वो एक्सीडेंट्स हो, नेचुरल डेथ हो, या फिर सुसाइड हो। ये कहा जा सकता है? तो ठीक आपके पाठकों को भी पढ़ते हुए यही नजर आता है। चलो ये भी मान लिया। अपनी इस खोजबीन के इस मोड़ पर मैं अपने आप को स्पेनिश टीम से कम नहीं समझता। क्या नाम था उसका? डॉन क्विक्सोट। बिल्कुल सही, जिसका जिक्र आपकी नॉवेल्स में अक्सर होता आया है। वो आजीवन इसी उन्माद में जिंदा रहता है कि उसकी कल्पना में किया गया रोमांस हकीकत है, और मैं आपकी नॉवेल्स को हकीकत से कम नहीं समझता। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को किसी भी चीज से खौफजदा नहीं होने देता। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि आगे बढ़ो, सिर्फ आगे बढ़ते चलो। ये जानते हुए भी आगे बढ़ते रहने का मतलब है लगातार हैवानों का सामना करना। गजब है, तुम गजब कर रहे हो। जमील, हमें आज पूरी रात काम करना है। मिस्टर सूफी को एक बेहतरीन सिगार ऑफर करो। मेरे कुछ तो ऐसा पेश करें जिससे आनंद आए। नहीं, बहुत शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी सस्ती सिगरेट पी सकता हूँ। जरूर। जमील, तुम जा सकते हो, साथ में उस खंजर को लेते जाओ। मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जरूर सर। बड़ा ही उम्दा पीस। मैंने अभी नोटिस किया आदरणीय। ब्रह्मात्मे है मेरा नाम। ब्रह्मात्मे साहब,
उस सिगार का जिक्र कर रहे थे? इस खंजर का झटके की जरूरत है और बंदा तीखा और नुकीला। लाइट? हाँ जी। तनाव में सिगरेट का कश लगाने का आनंद भी जोर से संभोग करने के बराबर है। जम के संभोग करो, लेकिन कहानी आगे बढ़ाते चलो। मेरे लिए किसी भी सॉल्यूशन पर पहुंचना इतना आसान नहीं। मुझे बहुत ही डिटेल एनालिसिस की जरूरत पड़ी और तभी मेरे हाथ पड़ा आपका नॉवल ही वाज नॉट जुवेनाइल। मेरा पहला नॉवल जो 11 साल पहले छपा था। उस पर फिल्म भी बन चुकी है। बॉलीवुड में उसके राइट्स को लेने के लिए होड़ लग गई थी। दिल्ली में गैंग रेप होती, लड़की मर जाती है और 6 लड़के पकड़े जाते हैं, जिनमें से 5 को फांसी हो जाती है, एक लड़का बच जाता है क्योंकि कानून उसे जुवेनाइल मानता है, यानी 18 साल से 3-4 महीने छोटा। हाँ, परिपक्व। उसे चाइल्ड होम भेज दिया जाता है। वो अपनी आंखों से सड़कों पर हुए हो हल्ले और प्रोटेस्ट को धीमे धीमे गायब होता देखता है। 3 साल बाद चाइल्ड होम से निकलता है, बढ़ती हुई उम्र के साथ पक्का आवारा, मोटा, बड़ी हुई दाढ़ी और तगड़े गंजे सिर के साथ भयंकर शराबी में तब्दील। वो वहां से निकलता है, पुरानी दिल्ली के शोरूम में जर्मन डिप्लोमेट की बीवी से मिलता है। अपने आप को प्रेजेंट करने की कसम काबिलियत है उसमें। वो उसे राजी कर लेता है घटिया से चिपचिपे मरगद जैसे दरीबा कलाम के होटल में चलने, जहां पर वो उसे सेड्यूस करता है शराब के उन्माद में और अपने सस्ते से चाव से। दोस्त जर्मन डिप्लोमेट की औरत के लिए बिल्कुल ही नया। वो उसे यकीन दिला देता है कि मिलन का सुख खासकर हिंदुस्तान की पावन धरती पर अगर कहीं है तो नव्स काट कर आत्महत्या करने में। वो औरत हंस रही है, बड़बड़ा रही है, रो रही है, उसकी जुबान से हिप्नोटाइज होकर अपने आप को सेक्सुअल एक्सटेसी में डालती है। वो अपने आप को हरगिज नहीं मारता। वो अपनी सिगरेट सुलगाता है और वहां से निकल जाता है और मोतिया खां की गलियों से होता हुआ एक मिस्त्री पादरी की हड्डियां तोड़ता और उसका बटुआ छीनता। सुबह होने से पहले वहां से निकल लेता है। अब भले ही आप इसे बिल्कुल एब्सर्ड प्लॉट कह रहे हैं, लेकिन ये पढ़ते वक्त अपनी सीन्स की बयानगी में हिचकोक तक को मीलों पीछे छोड़ देती है। पक्का तुम मुझे ये नहीं बताने जा रहे कि अपनी खोजबीन को आखिरी जामा पहनाने के लिए तुमने इटावा से दिल्ली आके उन तंग गलियों की खाद छानने की जहमत उठाई ताकि तुम मेरी स्टोरी को तस्दीक कर सको? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था श्रीमान। मैं वहां गया और बहुत सारे पैसे खर्च करके उस वक्त के न्यूज़पेपर्स अपने लिए उपलब्ध कराए और पुरानी दिल्ली के कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दिए और अपने काम पर लगाया कि मेरी हाजिर कर सके। ये बहुत सारे पैसे, बहुत जोर लगा के बोलते हो तुम। अब कम पैसों में काम भी क्या होता है श्रीमान? वो भी है। और क्या मालूम पड़ता? वो जर्मन नहीं, स्वीडिश डिप्लोमेट की बीवी थी जिसने 2014 में सुसाइड कमिट किया था। एक घटिया से होटल में मरी पाई गई थी। सुसाइड का कारण मालूम नहीं पड़ा, जिसका मुझे पहले से एहसास था। और वो आदमी जिसके साथ होटल गई थी? नहीं मालूम पड़ा। रिसेप्शन के काउंटर से पता पड़ा कि वो उस लड़की के साथ आया था और उसी दौरान एक मिशनरी के पादरी को भी मारा गया था। उसकी हड्डियां इतनी टूट चुकी थी कि वो मानने वाले का नाम तक नहीं बता पाया। और तभी मैंने उठाया आपका नोवेल एक्सिस बोर्ड। उस वक्त गुजरात के गवर्नर जनरल का सबसे पसंदीदा नोवेल। आपका दूसरा नोवेल। एक इंसान मिलता है 16 साल की जवान कमसिन मुस्लिम लड़की से अहमदाबाद गुजरात में। प्रगति करती, सागर का उफान और जलती हुई गर्मी उसके वहशीपन को जगह पाने में कामयाब हो जाती है। परिणाम कड़कती बिजली और बरसती बरसात की रात में रेप और मर्डर। खौफनाक
निर्मल, बहुत खूबसूरत और पोएटिक, बेहद थोड़े से डायलॉग्स लेकिन एकदम क्लियर और प्रिसाइज। पुलिस का ब्यौरा, हर तरफ कातिल की खोज, जिनमें सस्पेक्ट सभी हैं सिवाय छोड़ू ससरी का, क्योंकि वो मेरी तरह पॉपुलर अपनी सो कॉल्ड सोशल सर्विसेज के लिए। वो तो लंबा है, चौड़ा है, गंजा है, उस पर शक होना नामुमकिन ही नहीं, पाप है। वो तो उल्टा आज रात को लंदन की फ्लाइट पकड़ने जा रहा है एक पीस कन्वेंशन में बोलने के लिए, लेकिन वो जाने से पहले उस लड़की का फ्यूनरल अटेंड करता है और इस तरह ये क्राइम नॉवल किसी ग्रेट ट्रेजेडी में खत्म हो जाती है। तुम्हारी कल्पना शक्ति बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। उसी वक्त एक जवान कमसी लड़की का रेप और मर्डर होता है अहमदाबाद गुजरात में, और कातिल हर बार की तरह मालूम नहीं, ठीक उसी आदत का कातिल, बिल्कुल उसी की तरह, बावजूद काबिल पुलिस फोर्स के। ठीक कहा। एडमिनिस्ट्रेशन को हल्का सा क्लू नहीं। और आगे भी तुम्हारी खोज जारी है? जी, ये उन सभी लोगों की लिस्ट है जिनका मिलान मैं आपके नॉवेल्स के कैरेक्टर के साथ प्रमाणित कर चुका हूं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये 22 नाम है इसमें। एग्जैक्टली उतने ही जितने नॉवेल्स आपकी कलम से निकले। ये सारे लोग मर चुके हैं? सारे। उसने सुसाइड किया तो कुछ अजीबोगरीब तरीकों से हादसों का शिकार हो गए, सिवाय छोड़ उस मुस्लिम लड़की के जिसका रेप और मर्डर अहमदाबाद गुजरात में समुंदर में हुआ। और ये बेगम लुबना के आगे क्वेश्चन मार्क क्यों? ये सिर्फ जाहिरा वर्ड से मेल वर्क आती है, जिसमें आपका हीरो आपकी नोवेल एंड द नाइट बिगिंस में गला घोट कर मार डालता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन था तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया, तो बाकी का मैं कर चुका हूँ। बहुत ही लाजवाब लिस्ट है, बहुत अनोखी भी। मेरी 10 साल की क्रिमिनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का परिणाम। और अभी बात यही नहीं खत्म होती है। मैं कहना चाहता हूँ आगे की जहां जहां पर एक्सीडेंट्स हुए वहां पर किसी न किसी रूप में आप साक्षात मौजूद थे श्रीमान। सच में? सच में। आप दिल्ली में थे जब वो स्वीडिश डिप्लोमेट की बीवी मरी, आप अहमदाबाद में थे जब वो मुस्लिम लड़की मरी, और आप उन 20 जगह थे जहां पर ये सुसाइड्स हुए और एक्सीडेंट्स, यानी कलकत्ता में सोनागाछी में, आसाम में नीलगिरी में और केरला में निधिपुरा में। मतलब कहा जाए तो मैं हर जगह था। हर जगह श्रीमान। और आप हर जगह मेरे पीछे लगे हुए थे जनाब सूफी। वो तो मुझे लगना ही था, अपनी काबिलियत को अपने ही निगाहों में साबित करने के लिए। ये मेरे लिए बेहद संजीदा विषय था, कोई मजाक नहीं। मतलब आप सिर्फ पुरानी दिल्ली और अहमदाबाद में ही नहीं थे, जहां जहां पर आप रहे वहां पर मैं था। ये तो बहुत ही महंगा सौदा पड़ा होगा आपके, मतलब इतना खर्च? तब भाई क्या बतलाने की जरूरत नहीं समझता कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम ना के बराबर थी। बावजूद संपद और साझा कंपनी को होने वाले प्रॉफिट में मेरी पेंशन लगभग 0 ही थी। मैंने पेट काट काट कर ये यात्राएं करी, इसकी आदत डाली। मैंने भूखा रहना सीखा और कुछ ट्रिप्स तो मेरी आदत नहीं। परमात्मा है मेरा नाम। परमात्मा साहब कुछ ट्रिप्स तो मेरे लिए भुखमरी का वरदान लेकर आई। बस एक जगह जहां मैं जा नहीं सका, आपकी साउथ अफ्रीका की ट्रिप 7 साल पहले, और आपकी सालाना छुट्टियां जो कि अफ्रीका या क्यूबा में बीतती थी। कोई फायदा भी नहीं होता सूफी साहब, हमें सिर्फ हाथियों का शिकार करने जाएगा। बाकी और जगह में आपके पास वो तो मालूम हो रहा है। आप रहे किसी 5 स्टार होटलों में और मैं किसी सस्ते से गेस्ट हाउस। वहां पर एक्सीडेंट्स हुए जिनको आपने बाद में मर्डर का जामा पहनाकर लिखना शुरू किया। तुम मेरी जिंदगी में मिले हुए सबसे जबरदस्त आदमी हो सूफी। फिर अगला सवाल जो मेरे दिमाग में आया कि जो कि आ नहीं था, वो ये था कि आपके काम और इस इत्तेफाक में कोई संबंध है। जाहिर है मैंने गंगौर तरफ की दृष्टि से देखना शुरू किया और पाया कि आपके नॉवेल्स के कैरेक्टर्स उन लोगों पर आधारित हैं जिनको आपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया है, या फिर ये कहें कि आपके प्लॉट्स बिल्कुल उसी तरह से घटते हैं जिस तरह से आपने उन्हें घटने की इजाजत दी है। गजब। तो थोड़ी देर के लिए हम इस दूसरी थ्योरी को सच मान लें तो आपके प्लॉट्स जिनको आपकी कल्पना शक्ति का परिणाम माना गया है वो और कुछ नहीं बल्कि सचमुच में घट चुकी घटनाओं के सिर्फ चंद रूबरू वाक्य हैं
और इस परिणाम ने मेरी जिंदगी हराम कर दी। मैं इस थ्योरी को स्वीकार करने में पागल सा हूं, लेकिन आखिर में इसी परिणाम पर पहुंचा कि अगर कुछ सत्य है तो वो सिर्फ यही है। अगर वाकई में आपके नॉवेल्स किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो ऐसे में जो मर्डर्स आप दिखाते हैं वो भी सच्चे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर कातिल कौन है? और क्या जवाब मिला? हम कुछ देर के लिए इन सभी कातिलों को एक कातिल मान सकते हैं। ये सभी लंबे हैं, चौड़े हैं, गंजे हैं, एक ही शख्सियत के मालिक हैं और एक ही कामोवेशी के शिकार। अपनी लंबी चौड़ी दाढ़ी और जरूरत से ज्यादा बड़ी मुस्कानों के साथ करते वक्त देखे गए। नशे की तलन में सारा बोल आपकी प्लॉट्स में घुसते चले गए। और माफ कीजिएगा परमात्मा साहब, वो आप थे। सच कह रहे हो? एकदम सच। फिर सोच लो। कई बार सोच चुका हूं। कहना चाहते हो कि मैंने ही हर बार 21 बार 22 बार? नहीं, आप जानते हैं हैदराबाद की बेगम का केस अभी तक कंफ्यूजन में है। मतलब तुम्हारे हिसाब से मैंने 21 लोगों को मारा? ये मेरा ठोका बजाया हुआ ठोस परिणाम। मैं इस वक्त ना केवल अपने समय के महान राइटर के सामने बैठा हूं, बल्कि मेरे सामने दुनिया का सबसे खूंखार हत्यारा भी बैठा है। 22 लोग? नहीं, 21। चलो 21 लोग। तुम्हें पता है लोग इस तरह की बात पसंद करेंगे क्योंकि ये उन्हें सोचने समझने पर मजबूर कर देगी। चलो ठीक है, तो आप मुझसे क्या चाहते हो जनाब सूफी? जब मैंने अपनी सारी शोधों का परिणाम आपको बता दिया है तो मैं अब राहत की सांस ले सकता हूं। मैं इस पल की कल्पना कर कई बार कांप उठा, घबराया कभी नहीं। देख रहा हूं कि आप भी शांत खड़े, पूरे स्पष्ट भाव से मंत्र मुक्त होकर मुझे सुन रहे हैं। तो मैं उतने ही स्पष्ट भाव से आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बकायदा? पहले मेरा ख्याल आपको एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करने का था, और अब ख्याल बदलिए? शायद। ऐसा क्यों? मैं आपको 10 साल से देखता आ रहा हूं। आपने बड़े ही जज्बे से अपनी कला को निखारा है, संवारा है और बड़ी खूबसूरती से अपने शिकारों को चुना है और बड़ी शांति और आराम से अपने काम को अंजाम दिया। तो मुझे एडमायर करते? बुरी तरह से। चलो ठीक है, तो अब मुझसे चाहते क्या? बस मेरी पीठ थपथपा दीजिए। थपथपा? आगे ये है कि मैं खोखला हो चुका हूं, तन मन और धन से। इस आर्ट के लिए मैंने अपने आसपास की हर चीज कुर्बान कर दी। टेक्नोलॉजिकल साइंस की कोर्स को सर्व करते करते मैं ढंग की जिंदगी जीने के लायक भी नहीं बचा। अब इधर उधर चाहने की और दौड़ने भागने की ना तो मेरे अंदर हिम्मत है और ना ही मेरी जेब में पैसे। बस दिल में उमंग लिए और चेहरे पर मुस्कान लिए मैं टावा लौट जाना चाहता, बशर्ते 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 कि आप मेरी पेंशन का जिम्मा अपने साथ ले लें। एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मुझे टाउन में मिलता रहे, कुछ ज्यादा नहीं, 25,000 रुपए महीना, और मैं आपकी जिंदगी में एक खास रोल अदा कर सकूं, आपका प्रशंसक और ताबेदार बनकर। सूफी साहब, मैं भी इस वक्त एक कन्फेशन करना चाहूंगा। मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी में मिले हुए सबसे जबरदस्त आदमी। तुम्हारे तेज तरार दिमाग और टैलेंट ने तुम्हें कहीं गलत नहीं पहुंचा, तुम बिल्कुल सही परिणाम पर पहुंच सकते हो। मैं सब कबूल करता हूँ। हाँ? आप कबूल करते हैं? मैं कबूल करता हूँ। आप कबूल करते हैं? वो स्वीडिश औरत, वो स्वीडिश औरत, वो जवान कमसिन लड़की, वो जवान कमसिन लड़की, वो जोधपुर की तलाशशुदा महारानी। हाँ वो भी, और साथ में हैदराबाद की। नहीं, वो नहीं गिनी जाएगी। बात तो सुन लो मेरे दोस्त। देखिए परमात्मा साहब, आप जानते हैं आप चीटिंग कर रहे हैं। चलो उसे छोड़ दो। बाकी आपने पूरे 21 को मारा। पूरे 21? ना एक कम ना एक ज्यादा। मेरा भगवान जानता है कि मेरी जिंदगी इस पल से आगे नहीं बढ़ सकती। ये पल महान है, महान। सही कहा,
तुम्हारी जिंदगी सचमुच इस पल से आगे नहीं बढ़ती। पापा के पास वापस जाना चाहिए ब्रह्मांड में। फिलहाल अंदर जाओ। ये उस ब्रिटिश बिजनेसमैन की बेटी है ना, जो आपके लगे हुए रूम के साथ रह रहा है? वही है। आपके अगले शिकार? अरे किसने? मेरा अगला शिकार कोई और ही होगा। वैसे सूफी साहब, बावजूद इतनी समझदारी और सावधानी के तुमसे एक चूक हो गई। तुम्हें कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे कमरे में अकेले आना और मेरी जिंदगी के बारे में इतने खतरनाक तथ्य बताना खतरे से खाली नहीं? मतलब आप मुझे मार सकते हैं? बिल्कुल। मुझे बिल्कुल लगा था। मैंने हर स्थिति का बड़ी नजदीकी से जायजा ले लिया था, तो बड़ी शांति से सारे एहतियात भी बरत लिए थे। एक बेहद पॉपुलर बॉलीवुड स्टार ठीक आपके रूम के ऊपर ठहरी है, और थाईलैंड का बैचलर आपके बाय वाले रूम में, और एक मिडिल क्लास विडो गलत बोल गए सूफी, गलत बोल गए। वो विधवा करोड़ों के मालकिन है। गलत तो आप बोल गए ब्रह्मात्मा साहब। मेरी जानकारी के हिसाब से उसके पति ने पुरानी दिल्ली में एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाया है, और ठीक आपके रूम के नीचे एक थाईलैंड का आर्चबिशप ऑफ रोम ठहरा है। सिर्फ एक जोर की चीख मारने की जरूरत है, और सुबह के अखबारों में बड़े बड़े हरूफों में ये घटना छप जाएगी, तो आपको मुझे बड़ी खामोशी से मानना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ एक जहर ही इकलौता हथियार हो सकता है। बहुत खूब। तो इसलिए तुमने स्कॉच पीने से मना कर दिया था? बिल्कुल। और इसलिए शायद सिगार भी मना कर दी हो? जी, आपने सागर अंबानी को इसी तरह से मारा था, हवाना सिगार का सिरा जहर में डुबोकर। चलो ठीक है, अगर किसी और तरीके से मार दूं तो इटावा जैसे मामूली से शहर से आए, गायब भी हो गए तो क्या बच इटावा को मामूली ना कहिए ब्रह्मात्मा साहब, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है वहां। 4 बड़े मॉल खुल चुके हैं। आपकी किताबों से लेकर रियलिटी शोज की दमा गूंजती है वहां पर। कल्चर गरज के बरसता है। बस यही चूक हो गई सूफी। कल्चर अगर गरज के बरसा है तो वो है चांद के उस शोर पर जहां कोई आबादी नहीं बसती। वरना अपनी इस बेसिक पहली घटिया इन्वेस्टिगेशन का तुम्हें कब का एहसास हो चुका? तुम्हें मालूम है तुमने वो साबित किया है जो ना मालूम कब कब कितनी बार और कितने लोग साबित कर चुके हैं। मतलब ये दुनिया उसे कब का जानती है जिसे तुम एक बेशकीमती राज समझकर अपने सीने में छुपाए जा रहे हो। नामुमकिन। मैंने अपने नखूनों से सारे न्यूज़पेपरों को छान मारा था, उनमें इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं था। आजकल सच सिर्फ एक जगह मिलता है सूफी साहब, और वो है टैबलॉइड न्यूज़पेपर्स, इवनिंग न्यूज़ के पन्ने या मिड डे का पहला पृष्ठ, और वो मेरे मर्डर के जिक्र से भरे पड़े। तुम्हें बाकी लगता है लोग मेरे काम को हजम कर पाते अगर उन्हें ये ना पता होता कि मैंने सिर्फ उन्हीं मर्डर्स का वर्णन किया है जो मैंने अपने हाथों से किए। देखिए आदरणीय, हाँ वही देखिए, अगर ये सब कुछ सच होता ना तो आप अभी तक गिरफ्तार हो गए होते। क्यों? क्योंकि आप खूनी है, एक पेशेवर खूनी। तो क्या हो, हम आर्टिस्ट तो हमेशा से ही दरिंदे होते हैं। कम से कम मिडिल क्लास मोरालिटी तो यही मानती। देखो गेटे को, एडगर एलन पो, उन्हें क्या नाम दो आर्टिस्ट दरिंदे के नाम। इतना ही नहीं, लोग शुरू में हमसे डरते रहे हैं कि हम दरिंदे हैं, पर बाद में इसी कारण इज्जत करना शुरू कर। हम सामाजिक जिंदगी की सीढ़ी चढ़ते चले गए जब तक कि हमने उसकी धुरी नहीं बनी, और धुरी नहीं, हमें एक महान व्यक्ति के तौर पर स्वीकार किया। हमें उन इंसानों के तौर पर जाना जाने लगा जो अपने आप को कुछ भी उपलब्ध करा सकते, और धीरे धीरे हम उन्हीं लोगों के आंखों का तारा बन गए जो अपने आप को कुछ भी उपलब्ध नहीं कर सकते। हमारा आर्ट हमें अपनी सनक और खतरों से खेलने की पूरी इजाजत देता है। तुम्हें बाकी लगता है मुझे अपनी नॉवल मर्डर पर ढूंढ के लिए तुमसे मिलता अगर मैं खुद मर्डर ना हो। देखो इन लाखों करोड़ों मतलब जो इस कमरे में बिखरे पड़े, इसमें हाई क्लास सोसाइटी की औरतें, मिडिल क्लास हाउसवाइफ और जवान तक से लड़कियां भी, सबकी एक ही ख्वाहिश है कि मेरी अगली नॉवल में मर्डर का पात्र हो। नामुमकिन। मुझे लगता है कि मैं सपना देख। तो सही वक्त है, जाग जाओ। सिर्फ एक क्रिटिक ही है जो सोच सकता है कि एक लेखक अपने लिखने की शैली पर काम करता है। असली साहित्य और साहित्यिक कंटेंट में कोई वास्ता नहीं होता। लोग नए लिटरेरी फॉर्म्स या भाषा के एक्सपेरिमेंट का इंतजार नहीं करते, और फलसफों को तो कहानियां समझकर भूल ही जाते हैं। वो इंतजार करते हैं एक ऐसी जिंदगी का जिसमें उम्मीद बचे और
बाकी उम्मीद नहीं बची नहीं है। उम्मीद करते हैं एक ऐसी जिंदगी का जो रंगीनियों से भरी, थोड़ा थोड़ा तनाव हो, थोड़ा थोड़ा खतरा हो, और उस सब के बीच में एक पल की शांति का सुख, जो आज का मशीनियों को हरगिज नहीं दे सकते। तो वो मुड़ते हैं आर्ट की तरफ। लिटरेचर एक ड्रग बन चुका, एक ऐसी जिंदगी का सब्स्टिट्यूट जो आज चाहकर भी मुमकिन नहीं। और इस ड्रग को इजाद करने के लिए बदकिस्मती से हमें वही जिंदगी जीनी पड़ती है जिसका हम वर्णन कर सकते, जो किसी नर्क से बेहतर नहीं है, खासकर जब आप एक खास उम्र के पार हो चुके। रमात ने ये थी वो बॉलीवुड स्टार जिसका तुम जिक्र कर रहे थे, और वो जवान विधवा अपनी बारी का उधर इंतजार कर रही। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैं ग्वालियर जैसे छोटे से शहर में बसता था। मैं वहां अपने लिखने के तरीके और विरले सच्चे प्लॉट्स पर गौर किया करता था। कुछ एक दो प्रकाशकों ने मेरी पीठ ठोकी और बाकियों ने मेरी पांडुलिपियां कूड़े में फेंक दी। ठीक ही था, मैं दिल्ली भागा, मारा फिर रहा, मुझे कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। और उसी वक्त दिल्ली में एक गैंग रेप हुआ, और उसमें से सबसे खूंखार विक्टिम को छोड़ दिया जाता। मुझे अचानक लगता है मुझे अपना हीरो मिल गया। वो वक्त था जब जमाना बदल रहा था। हिंदुस्तान का हर नौजवान यूके या यूएस में बसना चाहता था, मध्यम की जीने के लिए एक शॉर्टकट की तलाश में था। तो मैंने उस हीरो को अपने अंदर छोड़ दिया, और परिणाम मेरे अंदर से साहित्य फूट पड़ा। मैंने सिर्फ अपनी आत्मकथा लिखी। मुझे शुरू में डर था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं, लेकिन फिर जिस ब्रिटिश पब्लिसिस्ट ने मुझे कांग्रेचुलेट किया और मुझे आगे लिखने के लिए पैसे दिए, उसी की बीवी के साथ अफेयर मेरी पहली बुक का मसौदा बना। और अब खामोशी से वो स्कॉच का पैक पी लो जो तुमने सिर्फ जिंदगी में एक बार किया। वो जमाना था चेतन भगत और अश्विनी साधी। मैं समझ चुका था कि आने वाले साहित्य क्या हो। इंग्लिश बेस्टसेलर्स आने शुरू हो चुके थे हिंदुस्तान। मेरी पार की नजरें समझ चुकी थी कि क्या होगा। मैंने जैसे ही जाना लोगों को क्या चाहिए, मैंने उन्हें वही देना शुरू कर दी, उनकी सहूलियत के हिसाब से। मैंने सिर्फ अपनी आत्मकथाएं लिखी। मैंने अपने लिखने के स्टाइल पर गौर करना बंद कर दिया ताकि मैं बिना किसी स्टाइल के लिख सकूं। फिर वही मेरा स्टाइल बन गया। मैं प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। लेकिन इसी फेम ने मुझे और भी गुमनाम और ढकी हुई जिंदगी बिताने के लिए मजबूर कर दिया। लोग मुझे देखना चाहते थे और खतरनाक परिस्थितियों, ताकि वो मेरे जरिए वो सब महसूस कर सके जो उनके लिए था। और इस तरह मैं एक नरपिशाच बन गया, एक मर्डरर, पब्लिक एनिमी नंबर 1। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मेरी प्रसिद्धि को आगे और आगे ले गया। मेरी बुक्स बैन की गई, जलाई गई। धार्मिक संस्थाओं ने मुझे दोषी ठहराकर मुझ पर मुकदमे चलाए। लेकिन मेरी किताबों की प्रिंटिंग और सेल्स बढ़ती चली, तो बड़ी से बड़ी हो गई जब तक तुम नहीं आए अपने उन घटिया सबूतों के साथ कि मेरी किताबें सिर्फ सच और सच बताती। तुम्हें बाकी लगता है तुम पहले ऐसे आदमी हो जो इस नतीजे पर पहुंचा। इस देश की सरकारें और लॉ ऑफिसर्स उनके कानों पर तुम्हारी इस बात की जू तक नहीं रहेंगे, तो तुम्हें पागल घोषित कर देंगे, जैसा कि उन्होंने किया। और उस आदमी को जिसने मुझे पागल साबित करने की कोशिश की, इस देश की माँ, बहनें, बीवियां, हस्बैंड्स, बच्चे हाथ उठाकर रोते हुए पहुंचे उनके पास। और हुआ कुछ नहीं, उनकी दलीलें खारिज कर दी। इस देश के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज, कानून के रखवाले, यहां तक कि प्रेसिडेंट्स ने भी मुझे बचाया मेरे मामलों के बीच में बोल दूं, मेरे आर्ट के नाम। मैं आर्ट के नाम पर धरोहर हूं। जिसने भी मुझे कोर्ट में घसीटने की कोशिश की है, वो अंत में कुत्तों की तरह अपने घाव चाटने पाया गया। तुम बड़े
बेवकूफ हो गड़बड़ सुन के। तुमने अपनी सारी जमा पूंजी इस टुच्ची सी खोज पर कर कर इसके लिए तुम एक सजा के पात्र। मुझसे पैसों की उम्मीद मत करो। तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए तो किसी और चीज। चलो उठो, चीखो, चिल्लाओ, मदद के लिए पुकार लो। मगर क्यों? मुझे एक नया प्लॉट चाहिए था। नया प्लॉट? और वो मुझे मिल गया। मतलब ये समय आ गया है नया काम। ये बंदी उठा रहा हूं। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मैं चला जाऊंगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने ये बंदूक तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए नहीं निकाली। मैं हर उस चीज की कसम खाता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं टावर लौट जाऊंगा। तुमने मुझे नया नॉवल लिखने का आइडिया दिया, इसलिए तुम्हें यहाँ अभी इसी वक्त मरना हो। क्योंकि मुझे माफ करना, मैं सिर्फ वही लिख सकता हूँ जो मैंने भोगा। तुम जिन्हें देख चुके हो कि मेरी कल्पना शक्ति कुछ है नहीं। मैं वही लिख पाता हूँ जो मेरा अनुभव। मैं तुम्हें वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा बना दूंगा। लाखों करोड़ों लोग तुम्हें देखेंगे। यहाँ खड़े हो, डर से कब कपाते हो, मुंह और आंख खुला हुआ, जिसके अंदर खौफ के कीड़े बिलबिला रहे, होठों से थूक छिड़क रहा। तुम एक 2 कौड़ी का अकाउंटेंट जो अपने रात के सुहाने सपने से उठता है और पाता है कि सच कितना खौफनाक। बचाओ! 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 अरे कोई तो बचाओ! देखो कोई आया? वो रोम का आर्कबिशप, वो थाईलैंड का एम्बेसडर, या वो विधवा? कोई आया? देखो तू राक्षस है साले! मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ। मुझे जानता है कि पिछली सदी का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म था आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, और इस सदी का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म है ब्लॉकबस्टर, यानी कि बेस्ट। तुम्हारी मौत का बयान हर जगह किया जाएगा सिर्फ, और उससे एक नए किस्म का इनकलाब पैदा हो। पैसे का इनकलाब, करेंसी का इनकलाब, डॉलर्स का इनकलाब। तुम्हें वाकई लगता है मुझे ये सब करने में मजा आ जाए? भगवान जानता है कि मैं तुम्हारे साथ उधर बैठकर ड्रिंक लेना कितना पसंद करता हूं। तो जाए इसलिए कि पूरी रात बैठकर तुम्हारी मौत का पूरी वृतांत ले। मेरे मालिक मुझे माफ कर दो। परमात्मे है मेरा नाम। आर्ट नाम के पेशे में माफी की गुंजाइश नहीं होती सूफी साहब। बचाओ! और आप हो केस नंबर 23। 22! जमीन! क्या बात है? कोई आवाज नहीं? आगंतुक अचानक बालकनी से कूद गया। वो शुरू से ही कुछ पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, पता नहीं क्यों। हेलो, I'm sorry sir, I'm the director of the hotel. मैं बेहद माफी चाहता हूँ कि आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। वो आदमी नीचे गुलाब की झाड़ी में कुछ देर तक के साथ पड़ा हुआ है। मेहमान बहुत देर से उसे देख रहा था। वो नीचे यहाँ से वहाँ पागलों सा घूम रहा था। भगवान का शुक्र है कि उसे गिरने से किसी को चोट नहीं पहुंची। देखिएगा और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। It's my duty, Mr. Brahmatme. Anything else, sir? That's all. जमीन! Right, sir. काम आ गया है, नया काम शुरू करने का टाइम आ गया, लेकिन उससे पहले एक सिगार। Right, sir. जरूर। और उधर के कागज को भी जला दो जमीन। जिसमें कुछ नाम लिखे सर, जरूरी तो नहीं है। सिर्फ नाम है और नाम जरूरी नहीं होता। जाओ। हमें कल ही यहाँ से निकलना होगा जमीन। इस जगह का पर्पस पूरा हो चुका है। हम सीधा ऊटी निकलेंगे। बॉम्बे से पहाड़ जाना हमारी सेहत को इजाफा करेगा। Yes, sir. एक ड्रिंक और ले लीजिए। समय आ गया है। नया काम शुरू करें। मैं इस पल, इस लम्हे, इस वक्त
अपनी बेइंतहाई ड्यूटी समझता हूँ कि आपको इस अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन फिर भी सच्ची कहानी की मंसज्जा यानी स्टेज सेटिंग के बारे में बता। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में खतरा होता है खास। कौन जाने कब कोई पुलिस का आदमी या कानून का जानकार दर्शक दीर्घा में बैठा भले अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना हो, मैं धारण अपने आप को एक घटना उठाने का मौका आसानी से दे मुझे यकीन है कि इस कहानी पर भरोसा करेंगे। केवल 2 कलाकारों के बल पर एक इतना अच्छा सशक्त नाटक अमर शाह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, या कृपया आए। बेला थिएटर कारवा दिल्ली की एक प्रस्तुति थी और मंच पे थे अरुण कुकरिया नहीं अभी राणा और आदित्य शर्मा। एक जोरदार तालियां। प्लीज अपने बैक स्टेज के साथियों का नाम भी और लाइट भरत जी ने की, आरव म्यूजिक देख रहा था और बैक स्टेज में अमर सिंह प्लीज स्टेज पे आ जाइए। इसके बाद हमारी 15 मिनट के बाद दूसरी प्रस्तुति होगी सैलाब। मैं रोगी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आए। साथ ही वक्त मैं पालीवाली से अनुरोध करूंगा कृपया वो भी मंच पर आए। मैं पालीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि ये सभी कलाकारों को सम्मान पर प्रदान करें। कुछ 2 कलाकारों का नाटक था और आपने देखा कि बिल्कुल बांध कर रखा, मतलब कहीं पे भी इतने संवाद थे, इतना बड़ा लंबा, मगर कहीं पे भी आपको सोचने का मौका नहीं दिया। यानी हमेशा आपका वो जो दिमाग है वो इनकी तरफ लगा रहा कि अब ये क्या कहना चाहते हैं। और मर्डर किसने किया है, स्टोरी है कि ये स्टोरी बनाने के बाद इनको स्टोरी मिल जाती है, ऐसा कोई प्रश्न मिल जाता है जिससे ये स्टोरी डेवलप कर लेते हैं। तो देखना ये होता है कि कलाकार किस तरीके से मंच को बांधे रहता है, मतलब आपको दर्शक को बांधे रहता है मंच पे। तो ये अपना मंच को दर्शक को बांधने में मंच पे पूरी तौर से सफल रहे, इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कलाकारों को कि इन्होंने इतने समय तक सब अपनी पूरी पब्लिक को बांधे रखा है। अब पालीवाल साहब से कहूँगा कि धन्यवाद रोहतगी जी, और धन्यवाद जो है ओपेन जी, क्योंकि इतने अच्छे आप जो है अनुकृति के माध्यम से बहुत अच्छे हर साल कम से कम 1 हफ्ते का प्रोग्राम करते ही करते हैं, और बहुत अच्छी सी टीम बाहर से और शहर की लाते हैं, जो कि बहुत सुंदर अभिनय का हम लोगों को मंच कर देखने का मौका मिलता है। और साथ में जितने भी हमारे कलाकार हैं उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, उनका उत्साह वर्धन होता है, क्योंकि कानपुर में अब पुनः एक जागृति आई है नाट्य को लेकर के, और लगातार हमारा शहर इसमें धीरे धीरे आगे पुनः जो पहले पुरानी विरासत थी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। एक सूचना थी, एक बैनर भी लगा हुआ है यहाँ पर, एक बहुत ही सुंदर आयोजन होने जा रहा है कानपुर में। 1 लाख लोगों द्वारा सामूहिक गीता पाठ होने जा रहा है 4 दिसंबर को गायत्री उसमें गीता जयंती के दिन। उसमें हमारे जो है जो महाभारत में श्री कृष्ण का जो रोल अदा किया था नितिन भारद्वाज जी, वो आ रहे हैं।
साथ में उनका जो बहुत फेमस प्ले है चक्रव्यूह, वो एक दिन पहले नहीं 3 दिसंबर को शाम को होगा, वो भी आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा। बहुत सुंदर मंच है, पूरी गीता उस 1.5-2 घंटे का प्ले में समाहित हो जाती है चक्रव्यूह में। वो आप लोग बहुत जो है आप लोगों को जो है मौका मिलेगा, तो आप उसको प्रचार भी करिएगा। साथ में गीता को चूंकि प्रमोट करना है, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विश्व ग्रंथ का दर्जा हासिल कर सकता है, हम लोग प्रयास करें, क्योंकि मानवता की बात करता है, मानव धर्म की बात करता है, कर्म की बात करता है, जिम्मेदारी की बात करता है। तो उसी को प्रमोशन के लिए हम लोगों ने 3 नवंबर को 151 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बना रहे हैं हम लोग। इसके प्रमोशन के लिए सभी कॉलेजेस में, मोहल्लों में, अपार्टमेंट्स में, हर जगह पे ये मानव श्रृंखला बनेगी। उसके लिए हम जो है कुछ पर्चे भी बंटवा देंगे। साथ में उसमें एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर पे आप लोग SMS को मिस कॉल देंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा SMS के थ्रू। उस लिंक से आप जो है अगर फॉर्म भरेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। साथ में QR कोड भी है, QR कोड से स्कैन करेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म भरने के लिए, और मिस कॉल से मिल जाएगा। तो सभी से अनुरोध है कि अपना वो रजिस्ट्रेशन कराएं। इस बहुत जो इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला, अद्भुत प्रोग्राम होने वाला, उसमें सहभागी बने, उसका आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान। आपको जो बताना चाहूँगा कि चक्रव्यूह मैंने देखा है, इतना कमाल का नाटक है। आप लोगों में से जिन्होंने भी देखा होगा, रुचि जी आपने भी शायद देखा होगा, और खास तौर से उसका वो सीन मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ, मेरे ख्याल 7-8 साल के बाद, जब अभिमन्यु की डेथ होती है और उसके बाद अर्जुन का मिलाप और दुखी होना और कृष्ण जी का जो संदेश है, कमाल है, कमाल। गीता ही अपने आप में कमाल है, मतलब एक शब्द उसका जो है वो क्या उसके बारे में बोला जा सकता है। तो आप सभी लोग इससे महान यज्ञ में शामिल हों। बहुत अच्छा आयोजन है दुर्गी पालीवाल साहब का, और ये गीता जयंती के अवसर पर हो रहा है 3 तारीख और 4 तारीख। कृपया याद रखें जी। अरे हम सबका प्रोग्राम है, कृपया मतलब यह सभी लोग शामिल हैं। वहाँ पर होगा के लिए जो है हम लोग कैलाश भवन के लिए प्रयास करते हैं। पहले हमने यूनिवर्सिटी में सोच रहे थे, यूनिवर्सिटी खा यूनिवर्सिटी में चला गया, हम लोग बड़ा हाल चाहिए 1000-1500 कैपेसिटी का, तो हम लोग वहाँ बात कर रहे हैं कैलाश भवन में, वहाँ करेंगे। अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, इसलिए बड़े से बड़ी जगह देते हैं।